नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, हम लोगों ने क्लास फोर्थ की जो पर्यावरण है उसको एकदम बेहतर तरीके से, थोड़ा बृहद तरीके से हमने क्लास वाइज पढ़ लिया है। अब इसको हम एक मैराथन क्लास में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि किस फॉर्मेट में होगा? वन लाइनर फॉर्मेट में होगा। अगर आपको और ज्यादा चीजें चाहिए होंगी तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर इसकी क्लास बाय क्लास आपको इसका पूरा सीरीज आपको मिल जाएगा, जिसमें एकदम बेहतर तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं केवल की पॉइंट्स, ठीक है, जो उसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो वन लाइनर में बनने लायक है, वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो है पहला हमारा पॉइंट है, मादा मधुमक्खियां डंक मारती हैं, ठीक है। इनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है और फॉर्मिक एसिड को हम मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मेथेनोइक एसिड के नाम से भी हम जानते हैं फॉर्मिक एसिड को। हमने बताया था कि मधुमक्खियां जो है तीन प्रकार की होती हैं। इसमें एक होती है आपकी रानी मक्खी, जिसका जीवन काल लगभग 3 वर्ष होता है, ठीक है। एक आपकी होगी जो है श्रमिक मक्खी। एक मिनट, हाँ देखिए, एक आपकी होगी श्रमिक मक्खी, ठीक है। श्रमिक ही सारा काम करती है, जिसका जीवन काल 40 से 45 दिन का होता है और यही मादा होती है। और अगर नर की बात करें तो इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। रस ले आना, छत्ते बनाना, मोम लाना, सब मादा मधुमक्खी इसमें करती है। अगला मधुमक्खी पालन को हम एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। कुछ और जान लीजिए, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर है। रेशम कीट को सेरी कल्चर कहते हैं। मछली के पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। लेकिन अगर आप बात करें मछली का अध्ययन, मछली के पालन का अध्ययन पीसी कल्चर है, लेकिन मछली का अध्ययन क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा इक्थियोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर परीक्षा में आएगा तो ज्यादातर लोग पीसी कल्चर मार देंगे, लेकिन जो यहाँ स्टडीशाला से जुड़े हैं उनका कभी भी ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं, कुछ अध्ययन है, ठीक है, वो और देख लेते हैं। जैसे माइकोलॉजी है, ये कवक का अध्ययन होता है। कवक पालन का नहीं है, बल्कि कवक का अध्ययन है। जैसे आपने यहां पर देखा कि ये मछली का अध्ययन है, मछली पालन का नहीं, और ये मछली पालन का है, मछली का नहीं। फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? शैवाल से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो पक्षियों का अध्ययन। सोरोलॉजी की बात करें छिपकलियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, और पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन। ध्यान देंगे। लद्दाख में चांगपा जनजाति द्वारा पाली जाने वाली चांगथांगी, जिसे हम पश्मीना के नाम से जानते हैं, इन्हीं बकरियों से आपकी पश्मीना शॉल, बकरियों के ऊन से जो है पश्मीना शॉल बनाई जाती है। केंचुआ जो होता है ये भूमि के अंदर रहता है और हम इसे क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे मिट्टी में उपजाऊपन जो होता है वो बढ़ जाता है। और मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला पहला पशु कौन सा है? कुत्ता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मछली का शरीर जो होता है वो नाव के आकार का और धारा रेखित होता है। धारा रेखित होने से इनको तैरने में जो है आसानी हो जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। और सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करती है? गलफड़े का प्रयोग करते हैं, जिसे हम गिल्स या क्लोम के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए, अब बात आती है कि इनकी आंख जो होती है वो पानी में कैसे सुरक्षित रहती है। तो इनकी आंख पे पाया जाता है निमेशक पटल, ठीक है। इसको और बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के इसकी फुल वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। मछली बार बार अपना मुंह खोलती है और बंद करती है, क्यों? तो आप सीधा कहेंगे कि सर ये होता है श्वसन के लिए, ठीक है। कैसे श्वसन करती है? मुंह से पानी अंदर जाता है और गलफड़े से बाहर निकलता है। यही गलफड़े के द्वारा ऑक्सीजन जो होती है सोख ली जाती है, जो पानी में घुलित ऑक्सीजन होती है सोख ली जाती है। ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। क्यों? क्योंकि उसके पैर लंबे और गद्दीदार होते हैं, जो बालू में, रेत में चलने में सहायता प्रदान करते हैं। ऊंट के कुबड़ में भोजन जो होता है वो चर्बी या वसा के रूप में संचित होता है। ध्यान दीजिएगा, भोजन कुबड़ में संचित होता है, पानी नहीं, भोजन संचित होता है। पानी जो होता है वो आमाशय में स्थित कुछ विशेष थैलियां होती हैं, उसमें पानी संचित रहता है। इसीलिए ऊंट क्या करता है? बिना भोजन और पानी के काफी दिनों तक जो है रेगिस्तान में जिंदा रह लेता है। मेढक जो होता है वो उभयचर जीव है, आप जानते हैं, एम्फीबियन है, और जल में ये त्वचा से श्वसन करता है और स्थल पर ये फेफड़ों से श्वसन करता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जल और स्थल दोनों जगहों पर रह सकता है। आगे बात करते हैं कि अंकुरित बीज का जो मूलांकुर वाला हिस्सा होता है वो क्या बनता है? जड़ बनता है। देखिए, ये अगर आपका बीज है तो एक हिस्सा नीचे जाता है और एक हिस्सा इसका ऊपर निकलता है। जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम कहते हैं प्रांकुर, ठीक है, और नीचे का हिस्सा जो होता है इसे हम कहते हैं मूलांकुर, ठीक है। नीचे का हिस्सा जो होता है इससे बनता है आपका जड़ तंत्र, ठीक है।
क्या बनता है, जड़ तंत्र बनता है, और ऊपर का जो हिस्सा होता है इससे बनता है आपका प्ररोह तंत्र। ठीक है, प्ररोह तंत्र बनता है। आगे बात करें, मूल रोम द्वारा जड़ मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व तो अवशोषित करता है। मूल रोम जो आपकी जड़ होती है, इसी में एक रेशेदार ऐसी संरचना होती है जो मूल रोम होती है, और ये मिट्टी से क्या है, जल और खनिज लवण को अवशोषित कर लेता है। और जो अवशोषित होता है वो क्या होता है, पेड़ में उसके सभी भागों में पहुंचाया जाता है। मैं पूछूं किसके द्वारा, तो आप कहेंगे सर संवहनी ऊतक है जाइलम, उसी के द्वारा पहुंचाया जाता है। आगे बात करें, जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ चना, मटर, सरसों में पाई जाती है, लेकिन अपस्थानिक या झकड़ा या रेशेदार जड़ होती है गेहूं, धान, मक्का, इन सब में पाई जाती है। और मक्का में जो है सहायता प्रदान करने वाली जड़ें भी पाई जाती हैं। कौन सी, सहायता प्रदान करने वाली जड़ें। ठीक है, और ये कहां पर और पाई जाती हैं, जैसे बरगद में भी पाई जाती हैं। मूली, सलजम, गाजर, डहेलिया और शकरकंद का जो हिस्सा खाया जाता है वो कौन सा हिस्सा होता है, जड़ का हिस्सा होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूली का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं, जड़। सलजम, गाजर का, शकरकंद मतलब गंजी, जो अपने देहात क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में जो हम लोग बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं गंजी बोलते हैं, इनका जड़ वाला हिस्सा खाते हैं। अंकुरित बीज का जो प्रांकुर होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही तने में परिवर्तित होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जाइलम द्वारा अवशोषित जल पोषक तत्वों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, तो ये मैंने ऊपर बता दिया। फ्लोएम का क्या कार्य, जाइलम फ्लोएम दोनों संवहनी ऊतक है। फ्लोएम का कार्य है जो पत्तियां खाना बनाती हैं उनको विभिन्न भागों तक पहुंचाना, जो है इनका कार्य होता है। ठीक है, तने की बात कर लेते हैं, तो तने में जो है आलू है, अदरक है, हल्दी, प्याज, अरबी, बंडा, इनका हम कौन सा हिस्सा खाते हैं, तना खाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूली, सलजम, गाजर, डहेलिया, शकरकंद, इनका जड़ खाया जाता है, लेकिन आलू सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि ये एक तना है, जड़ नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। ये क्या है, ये एक वर्णक है, ध्यान रखेंगे। पत्तियों का जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो पत्तियों में कैरोटीन बन जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और यहीं पर देख लीजिए, टमाटर में कौन सा लाल रंग जो होता है, ये किस वर्णी लवक के कारण होता है, ये होता है लाइकोपिन के कारण। सलजम का रंग, जो सलजम लाल कलर का होता है ना, गहरा लाल आप कह सकते हैं, तो वो बीटानीन के कारण होता है, ये एक लवक है, वर्णी लवक। और गाजर का पीला रंग और पत्ती का पीला रंग दोनों किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। और पौधे को जो है, पत्ती को पौधे का रसोई घर कहते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर बात आती है, अगर इसे रसोई घर कहते हैं तो पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर पावर हाउस तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो इसका कारण ये है भैया कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण होता है, और अगर प्रकाश उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में, मतलब क्लोरोफिल के दो भाग हो गए, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब प्रकाश मिलता है तो क्या होता है, ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश नहीं मिलता है तो स्ट्रोमा में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे कुछ मेले हैं और कहां से संबंधित है, जैसे कुंभ मेला है, ये कहां से संबंधित है, तो कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है। एक तो प्रयागराज, इसे महाकुंभ आप कह सकते हैं। ठीक है, जो 12 वर्ष में लगता है, कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। और कुंभ या इसे अर्ध कुंभ कहें तो 6 वर्ष में लगता है। और एक आपका है माघ मेला, जो प्रतिवर्ष लगता है माघ के महीने में, ये भी प्रयागराज में लगता है। ठीक है, प्रयागराज में कौन सी नदी है, तो आप कहेंगे सर गंगा, ठीक है, यमुना और सरस्वती। सरस्वती लुप्त हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। तो इन तीनों का जहां पर मिलन होता है उसे हम संगम कहते हैं, तो वहीं पर यह मेला लगता है कुंभ का। उज्जैन अगर हम बात करें तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो उज्जैन वाला जो मेला लगता है कुंभ का वो क्षिप्रा नदी के किनारे। और नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे है, तो ये वाला मेला कहां लगेगा, गोदावरी नदी के तट पर। और हरिद्वार गंगा नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद करके रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर आप बताएंगे कि उज्जैन जो है ये किस राज्य में है, नासिक आपका है ये किस राज्य में है, ये आपका काम है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के फटाफट लिख दीजिएगा।
सोनपुर मेला ये कहां पर लगता है? बिहार में लगता है और एशिया का सबसे बड़ा मेला है। कैसा है? जानवरों का मेला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पुष्कर मेला राजस्थान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लगता है और नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ये कक्षा 4 के कंटेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा इसमें रख रखा है, तो आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। देखिए, नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें छोटे बच्चों के अगर नाइट्रेट युक्त जल पी लेते हैं बच्चे, उसकी अधिकता हो जाती है, तो बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इनका शरीर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो बेबी क्या हो गया? नीला हो गया, तो ब्लू बेबी हो गया, इसीलिए इसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम की अधिकता से होता है इटाई रोग। इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट सुपर टेट में, यूपी टेट में तो पूछा जा चुका है, आप इसे याद जरूर करेंगे। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। और मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा राज्य है, तो आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल। कौन सा है? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो मिनी माता हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। कौन सा? मिनी माता। सीसा युक्त पीने से एनीमिया हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन और लाल दवा का प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा का जो रासायनिक फार्मूला है, रासायनिक नाम है, फार्मूला क्या है? KMNO4 इसका जो है रासायनिक सूत्र है, याद रखेंगे। गंगा के जल का स्वतः निर्मलीकरण होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है जो उसमें गंदगी होती है उसको समाप्त कर देता है। आगे बात करें कि उत्तर प्रदेश में 4 नक्षत्रशालाएं हैं। नक्षत्रशालाएं जिन्हें हम तारा मंडल कहते हैं या प्लेनेटोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेटोरियम। ठीक है, तारा मंडल या प्लेनेटोरियम कहते हैं। ये 4 जगह है पूरे उत्तर प्रदेश में। कहां कहां? एक है प्रयागराज में जवाहर नक्षत्रशाला, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। दूसरा है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर आप कभी जाइएगा तो रामगढ़ ताल। ठीक है, कहां? रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, ये भी पूछा जाता है यूपी स्पेशल में। और बात करें यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो गोरखपुर विकास प्राधिकरण है, वहीं पर आपको मिल जाएगा वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की बात करें तो ये लखनऊ में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, इंपॉर्टेंट, यही भूलता है सबसे ज्यादा, ये आपका कहां पर है? रामपुर में है। ठीक है, चलिए अब आप कहिए आर्यपुत्र श्री राम। ठीक है, तो आर्यभट्ट कहां पर? रामपुर में। 2017 में कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है, जो मेन क्लास थी यहां पर एक त्रुटि हो गई थी, यहां पर कुंभ की जगह गंगा लिख दिया गया था, तो उसे आप जाकर के वहां जरूर सुधार करिएगा। ठीक है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा है, इंपॉर्टेंट है। और गोरखपुर राप्ती नदी के पूर्वी तट पर, क्या पता पूछ ले आपसे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहीं पर कौन सा है? गोरखनाथ मंदिर भी है। कौन सा? गोरखनाथ मंदिर भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गोरखपुर की जो टेराकोटा कलाकृति है उसके लिए गोरखपुर क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। देश का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है? गोरखपुर में है, 1366 मीटर इसकी लंबाई है। और सबसे लंबा, देखिए ये दूसरा सबसे लंबा है देश का। और अगर हम सबसे लंबे की बात करें तो आप कहेंगे सर हुबली रेलवे स्टेशन कहां पर है? ये है आपका कर्नाटक में। ओके है, चलिए। शिक्षा का प्रमुख केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई है। प्लस साथ में कौन थी? एनी बेसेंट जी भी थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सारनाथ में बुद्ध जी ने सबसे पहले, देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश शिक्षा कहां पर दिया? तो आप कहेंगे सारनाथ में। कितने? 5 शिष्यों को इन्होंने शिक्षा दी है। बनारस की बात करें तो कुछ कलाकार हैं, जैसे बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? ये चारों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है और कक्षा 4 की किताब में है, ध्यान दीजिए। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, किशन जी महाराज तबला वादक हैं, ये महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज जी कथक नर्तक हैं और गिरिजा देवी जी ठुमरी गायिका है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी स्पेशल में। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा याद करेंगे ना तो आपके पास एक भंडार बन जाएगा। बहुत से हमारे साथी हैं जिनको याद भी होगा, लेकिन अगर अभी से आप इनको थोड़ा थोड़ा बेसिक से इसीलिए चल रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। कहां पर बसा है? यमुना नदी के तट पर, आप कह सकते हैं या बीच से यमुना नदी
जाती है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी आगरा की? 1504 में। आगरा के पास जो है फतेहपुर सीकरी है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसको किसने बसाया था, तो आप कहेंगे अकबर ने बसाया था, और इसने राजधानी भी अपनी बनाई थी। आगरा में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुलह कुल उत्सव, राम बारात उत्सव, ये कहां पर मनाया जाता है? आगरा में ही मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, अब यहां पर एक और है, दीन दयाल उपाध्याय, याद कर लीजिएगा, दीन दयाल उपाध्याय, ये यहां पर आपका जो है हवाई अड्डा है। क्या है भैया? हवाई अड्डा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बात हम इसलिए बता रहे हैं ये कि अगर आपसे पूछेगा तो दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी है ये है गोरखपुर में, यूनिवर्सिटी आपकी है गोरखपुर में, लेकिन हवाई अड्डा आगरा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 9 नवंबर 2000 को 13 जिले काटकर उत्तर प्रदेश से कौन सा बना? उत्तरांचल बना था, जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को, कब? 1950 को इसका नाम क्या बना? संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बना था, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा जो है राज्य आप कह सकते हैं, देश में भी 5वां सबसे बड़ा है, यह भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप कहेंगे सर NH2। ठीक है, चलिए, ये कहां? दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा दोनों कहां काटते हैं? तो झांसी में काटते हैं। कैसे? ये जो है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा, ये उत्तर दक्षिण गलियारा जहां पर काटते हैं एक दूसरे को, ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला होता है? झांसी होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, हमारे देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1862 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली थी, ये इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के नजरिए से। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का है, मतलब उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। इसे हम कौन सा कहते हैं? नेशनल वाटरवे संख्या 1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद कौन सा, मतलब क्षेत्रफल किसका सबसे ज्यादा है? तो लखीमपुर खीरी का है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में निवास करती है। नगर निगम के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं या मेयर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जब आपकी जो सीरीज वाली क्लास थी उसमें इसके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है। ठीक है, नगर निगम जो होता है, इसके जैसे जो नगर निकाय का ये सबसे बड़ा वाला हिस्सा है। नगर निकाय जो होता है वो कुछ कर लगाता है, जैसे कौन सा है? मनोरंजन कर है। ठीक है, चुंगी कर है। ठीक, मनोरंजन कर है, चुंगी कर है और गृह कर है, ये लगाता है नगर निकाय, लगा सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और पंचायती राज में अगर हम बात करें, पंचायती राज की व्यवस्था में 1/3 महिला आरक्षण भी है। क्या है? 1/3 महिला आरक्षण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? ये लागू किया गया था जो पंचायती राज। कौन सी है? तो आप कहेंगे सर आपने बढ़िया से समझाया था, 3 स्तरीय है। कौन सी है? 3 स्तरीय है पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ। ठीक है, तो 3 स्तरीय है, ये लागू की गई थी। पंचायती राज किस भाग में है? तो आप कहेंगे सर भाग 9 में है। मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया ये बता दो अनुसूची कौन सी है, तो आप कहेंगे 11 है। और मैं पूछूं कि अनुच्छेद कितना है, आप कहेंगे 243 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके है, चलिए 3 स्तरीय समिति किसकी थी? तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का शासन प्रबंध। तो इसमें अगर हम बात करें शासन कौन चलाता हो, राज्य का शासन तो राज्य सरकार द्वारा चलाया जाएगा। राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं? तो मैंने बताया था केंद्र और राज्य दोनों के 3-3 अंग है। राज्य सरकार में व्यवस्थापिका जिसे हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। अब यहां पर विधानमंडल ही हमको पढ़ना है। कार्यपालिका की बात करें तो इसके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और इनका मंत्रिमंडल होता है। और कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? कानून को लागू करना। ठीक है, तो कार्यपालिका का कार्य क्या है? कानून को लागू करना। विधानमंडल का कार्य क्या होता है? कानून बनाना।
क्या होता है? कानून बनाना। विधानमंडल कानून बनाएगा, लागू कौन करेगा? लागू करेगा कार्यपालिका। और कानून, यदि कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसमें कौन न्याय करता है? तो न्यायालय जो है न्याय करता है। ठीक है, तो राज्य में न्यायालय जो होते हैं वो कैसे? उच्च न्यायालय, खंडपीठ है, अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिला न्यायालय है, और भी न्यायालय है जैसे परिवार न्यायालय है। ठीक है, पारिवारिक समस्याओं के लिए वहां पर जाया जाता है। जिला न्यायालय आपको बता ही दिया गया। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय कहां पर है? चलिए तो बात करते हैं उच्च न्यायालय कहां पर है, तो आप कहेंगे सर इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी वहां के जो हाई कोर्ट हमारा है उसका नाम इलाहाबाद ही है, जो 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं विधानमंडल के 3 अंग कौन कौन है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। यदि पूछे विधानमंडल के सदन कितने हैं तो आप कहेंगे सर 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों सदन है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें और हम लोग देख लेते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे सर 153 में है। ठीक है, राज्यपाल की उम्र जो है वो कितने उम्र पर राज्यपाल बन सकते हैं? न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, उनके मंत्रियों को शपथ दिलाता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है, विधानसभा की हम बात कर लेते हैं क्योंकि आगे जो है इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं रखी गई है विधानसभा के बारे में। ठीक है, मैं आगे इसको बता दूंगा अभी फट से। विधानसभा जो है वो आपका अनुच्छेद 170 में आता है और विधान परिषद अनुच्छेद 171 में आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विधानसभा के लिए न्यूनतम उम्र आप कहेंगे सर 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए आप कहेंगे 30 वर्ष। ठीक है, इनका कार्यकाल विधानसभा का 5 वर्ष और विधान परिषद का 6 वर्ष होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर हम विधानसभा की बात करें तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो आप कहेंगे सर 403 है, और विधान परिषद की बात करें तो आप कहेंगे 100 सीटें हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विधानसभा को प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, ठीक है, अस्थायी सदन कहते हैं और प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। और विधान परिषद को क्या कहते हैं? विधान परिषद को कहते हैं उच्च सदन, अस्थायी सदन या द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रदेश का विधानमंडल जो है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर बना है, आपको पता है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। माफ कीजिएगा, देखिए इससे पहले मैंने यहां पर आपको बता दिया कि राष्ट्रपति जो है इनको शपथ दिलाता है, नहीं, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। चलिए इसको सुधार करिए, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है जो आपका हाई कोर्ट होता है, इसका जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये शपथ दिलाते हैं। अगर ये उपस्थित नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए ये मैंने बता दिया। हाँ, विधान परिषद के सदस्यों को MLC कहते हैं, और ये विधानसभा होगा, परिषद नहीं, विधानसभा। तो विधानसभा के सदस्यों को विधायक या MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये रही आपकी मैराथन क्लास जो कि 1 लाइनर है और एक बार में ही आपको सारी चीजें उपलब्ध करा दी गई। ठीक है, अब अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं कि अपने दोस्तों तक क्या करिएगा, शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।